So today we are going to study about the Anderson's bridge. So this is the modification of Maxwell inductance capacitance bridge. We have studied that bridge also, in which we have studied that how the arrangement of a variable capacitor and resistance we have done, and we have find out the effective resistance and the inductance. Okay, so in this method we are also going to find out the unknown inductance of an inductor as well as the effective resistance while using a standard known capacitor. In that we know the value of that standard capacitor, but in a precise way this method of measurement is used for measuring the inductance over wide range. As we have discussed the Maxwell inductance capacitance bridge, that bridge is not used to measure the inductance of a very high inductance of a very high inductor. So let's start the Anderson's bridge. So this is the overview of a circuit diagram we have shown here. This is the arrangement. In that case also I've shown you that in the Maxwell capacitance bridge we have used the AC resistance, voltage, AC current. सो इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, एसी करंट यूज करेंगे. ये अरेंजमेंट है, इसको देखो कैसे लिखना है. ये हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस यहाँ पे अननोन है. ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, ये R3 है आर्म में, इस आर्म में R2 है, और यहाँ पे हमारे पास R4 है. अब आप ये देखो, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ लगाया है, और मैक्सवेल इंडक्टेंस में हम क्या करते थे, ये पैरेलल कनेक्शन में होता था कैपेसिटर के. सो यहाँ पे हमने लगाया है C. So students, kindly ignore this 4 term here. Okay. So यहाँ पे हमारे पास अगर हम करंट देते हैं इसको AC, तो क्या होता है हमारे पास, देखो अब क्या होता है जब हम इसको करंट देते हैं तो I करंट कुछ फ्लो करता है, कुछ I क्या करता है यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने आप को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में. एक I1 पार्ट यहाँ चला जाता है और एक I2 पार्ट यहाँ चला जाता है. अब क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पास अब एक करंट I1 यहाँ फ्लो कर रहा है, एक करंट I2 यहाँ फ्लो कर रहा है. अब क्या होता है, जब हमारे पास ऊपर से यहाँ पे पॉइंट आ गया, अब कुछ कर I1 ने क्या करना है, अपने आप को डिवाइड करना है इस तरीके से. कुछ करंट ID हमने इसको लेट से नाम दे दिया, यहाँ आ जाए, और कुछ करंट लेट से I3 यहाँ पे आ जाए. बट अगर डिटेक्टर में करंट जीरो है, अगर डिटेक्टर में करंट जीरो मीन्स यहाँ पे इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो हमारा यहाँ पे I3 वगैरह और ID तो होगा ही नहीं. इतनी सेम करंट जो यहाँ पीछे आया था वही करंट यहाँ फ्लो करेगा. सो अल्टीमेटली I1 निकलेगा. अब नीचे से देखो I2 करंट आ रहा है, कुछ करंट लेट से हमारा यहाँ चला गया, कुछ IC करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस भी IC करंट है, और कुछ करंट I4 हमारा यहाँ चला गया. तो अल्टीमेटली सारे करंट्स यहाँ पे निकल के इस पॉइंट पे आ रहे हैं. तो ये था अरेंजमेंट. अब एंडरसन ब्रिज ने हमें एक बैलेंस कंडीशन दी थी, जो बैलेंस कंडीशन होती है हमारी I1 इक्वल्स टू I3 हो जाता है, जो कि मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, और I2 इक्वल्स टू IC प्लस I4. वो कैसे आ जाएगा I2 इक्वल्स टू IC प्लस I4, ये देखो I2 इक्वल्स टू हमारा ये वाला IC और I4. अल्टीमेटली ये I2 जो हुई I2 ही निकल के आ रहा है हमारे पास, जिसकी वैल्यू हो जाएगी I4 प्लस IC. अब ये थी कंडीशन, जिसको अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सर्किट की कंडीशन देखनी है, उसको सॉल्व करना है, फिर हमने धीरे धीरे वैल्यूज को निकालना है. अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले आप देखो, हम ये वाला ट्रायंगल, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ये, अब हम ये इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व कैसे करना है अब आप देखते जाओ, इसको मैंने सॉल्व कैसे किया है. अब क्या किया है, मैंने लिखा है I1 इंटू I3, केवीएल लगा के देखो जैसे आप लगाते हो कैसे किया. I1 इंटू I3, नीचे आओ, माइनस IC इंटू 1/j⍵C. 4 को इग्नोर करो, यहाँ पे 4 जस्ट ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट है. अब आप लोगों को पता है मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था हम C और L को डायरेक्टली नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, C को 1/j⍵C. तो हमने यहाँ पे लिखा I1 इंटू R3, नीचे आगे माइनस, इसलिए डायरेक्शन अपोजिट है, IC इंटू 1/j⍵C. सो ये हमारा आ जाएगा 0 के बराबर. उसको फिर हमने कैसे लिखा, C को हम उस साइड ले गए, C वाले पार्ट को, तो आगे I1 R3 माइनस में था, प्लस में आ गया IC/j⍵C. हमने क्या किया, हमने IC की वैल्यू निकाल ली इससे. IC ये j⍵C यहाँ चला गया, तो हमारे पास IC की वैल्यू आ गई. ठीक है, ये वैल्यू आने पे हमने क्या किया,
नेक्स्ट अब आप देखो क्या किया, सिंपल सिंपल लगाते कि केवीएल और सिंपल से हम चीजों में सॉल्व कर देगा। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में केवीएल लगाएंगे, जो बड़ा ट्रायंगल है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके ये इस तरीके से केवीएल लगाया। तो देखो क्या लिखेंगे, I1। अब ये चीज देखो, यहाँ पे सारी चीजें इकट्ठे सीरीज में सभी ने ऐड होना है, तो मैंने इसमें कॉमन करंट निकाल के सबको ऐड कर लिया। तो मैंने लिखा है I1 ब्रैकेट में, आप देखो J ओमेगा L1। J ओमेगा L1 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था इंडक्टेंस को कैसे लिखना है, प्लस R1, ये फिर क्या लिखना है, प्लस ये छोटा वाला R1। सारी चीजें इकट्ठी आ रही थी, करंट कॉमन थी, तो मैंने इसको कॉमन अलग से निकाल के सबको प्लस कर दिया। सो अब आओ नीचे, नीचे आते गए यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तो जीरो आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईसी करंट फ्लो कर रहा है, मैंने आपको बताया अभी नीचे अरेंजमेंट में। तो आपने क्या लिखना है, हमने माइनस क्या, आर आई सी आर माइनस आई सी आर। अब ऊपर गए, डायरेक्शन यहाँ माइनस I2 R2। अब ये आपने नेगेटिव टर्म्स को इक्वल टू के उस साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा ये I1 j omega L1 plus R1 plus R1 equals to I2 R2 plus IC R। अब इस इक्वेशन में we have given that the value of IC, we have used IC, so we can fill the value of IC from this equation and we can simplify it further in terms of I2। आपने IC की वैल्यू निकाली, सिंपल सिंप्लीफाइड किया, कुछ नहीं किया, और आपने इन टर्म्स ऑफ I2 उसकी वैल्यू को निकालना है, क्योंकि हमने I2 की वैल्यू को ही आगे जाके इक्वेट करना है। आपने इन टर्म्स ऑफ I2 निकाल लिया, कुछ नहीं किया, R2 को यहाँ ले गए, फिर I1 कॉमन निकाला था, उसके बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब हमारे पास, हमने 2 सर्किट सॉल्व कर चुके हैं, अब हमारे पास बचा तीसरा सर्किट, वो सॉल्व करेंगे, मीन तीसरा ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, कैसे लिखना है देखो, यहाँ से चलो I4 इंटू R4 गए, फिर हम यहाँ वापिस आए, डायरेक्शन अपोजिट, माइनस IC इंटू क्या लिखेंगे, ये 4 इग्नोर करो, IC इंटू 1/j ओमेगा C, फिर आए क्या लिखेंगे, माइनस ICR। तो हमारे पास यहाँ पे भी हमने लगा दिया, हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, ये नेगेटिव टर्म्स को यहाँ लेके गए। सो हमने इसको IC की वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन पे, और हमने इन टर्म्स ऑफ I2 इसको सॉल्व करना है, मींस I2 की वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी, इसको थर्ड इक्वेशन देना, I2 की वैल्यू ऊपर भी आ गई। अब I2 और I2 को इक्वेट कर देना बराबर का, दोनों को बराबर इक्वेट कर दिया। सो अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट्स को अलग से इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग से इक्वेट करना है। रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगा, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इंडक्टेंस निकलेगा। सो आप लोगों को अल्टीमेटली एल और आर की वैल्यू हमारे पास पता चल जाएगी। तो ये थी हमारी इंडक्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो आई विल सजेस्ट दैट डू प्रैक्टिस ऑन द इक्वेशंस हाउ वी हैव फाइंड आउट, डू प्रैक्टिस, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू to write the equation in a very sequence manner। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। बेसिकली एडवांटेजेस में ये हो जाता है कि इसमें एक बैलेंस जो पॉइंट हम लोगों को, जैसे हम लोग वहां ढूंढ रहे थे ना मैक्सवेल इंडक्टेंस पेज में, वो जो पॉइंट था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती थी बैलेंस कंडीशन मतलब एग्जैक्ट बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द बैलेंस पॉइंट as compared to Maxwell inductance bridge. So it is Maxwell inductance capacitance bridge। अब इस ब्रिज में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फिक्स कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, जो भी कैपेसिटर मैंने दिया है सी, उस इसीलिए यूज करें ताकि वी कैन गेट द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ रीडिंग, जितनी भी सर्किट में रीडिंग आती है तो एक्यूरेट हो जाएगी उसकी वजह से, क्योंकि फिक्स कैपेसिटर है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है, ये सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको सॉल्व करने जाओ थोड़े बड़े लेवल पे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। सो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर हम मतलब हटाने के लिए, एक और ब्रिज आया था जिसका नाम था ओइंस ब्रिज, या फिर ओइन ब्रिज करके बोला जाता है, उसमें भी हम क्या करते थे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, उसकी 2 आर्म्स में हम कैपेसिटर्स लगा देते थे। तो वो अभी आज के लिए बस हम इतना ही देखेंगे कि एंडरसन ब्रिज क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना। So I hope this method of bridge is clear to you। So do one thing, just practice the equations and the derivation कि कैसे हमने एक एक सर्किट की वैल्यू लिखी है, कैसे एक ट्रायंगल सॉल्व किया, फिर दूसरा ट्रायंगल सॉल्व किया, करंट्स को लिखा उनके साथ,
इनके एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया, फिर कैसे किया. So this will be very great for you that if you solve and find out the solution. I hope this is clear to all of you. Thank you.